नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी राजस्थान जिला दर्शन और उसमें हमने 4 जिले कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने श्री गंगानगर पढ़ा, फिर हमने हनुमानगढ़ पढ़ा, फिर हमने अनूपगढ़ पढ़ा और फिर हमने चूरू जिले को कंप्लीट किया था। लास्ट जो अपना जिला था वो चूरू जिला था। आज का जो सेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेशन में अपन पढ़ेंगे बीकानेर को और इस बीकानेर के बारे में जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चाहे उसके भौगोलिक परिदृश्य से संबंधित हों, चाहे उसके ऐतिहासिक परिदृश्य से संबंधित हों, चाहे उसके सांस्कृतिक, और इसके अलावा अगर कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं बीकानेर जिले को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपना ये जो बीकानेर जिला है, ये बीकानेर जिला अब में राजस्थान के मैप में कहाँ दिखाई देता है। अगर राजस्थान के मैप में अपने को बीकानेर देखना है तो ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान में अगर बीकानेर की बात करता हूं तो ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये कौन सा जिला है? बीकानेर। कौन सा जिला है आपका? बीकानेर। बीकानेर जिला है। और इस बीकानेर के बारे में जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले तो आपको ये मैप अच्छे से पता होना चाहिए कि बीकानेर जो जिला है वो अपने राजस्थान के मैप में हमें कहाँ दिखाई देता है, और इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कि ये जो अपना बीकानेर जिला है, ये जो अपना बीकानेर जिला है, इस बीकानेर जिले का परिवहन कोड क्या है? यानी कि ये जो बीकानेर है अपना, इस बीकानेर का परिवहन कोड है आपका RJ07। क्या है? RJ07। और इसका जिला शुभंकर है भट्ट तीतर, या जिसको अपन रेत का तीतर कहते हैं, भट्ट तीतर या रेत का तीतर कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो जिला शुभंकर अपन ने शुरू किए थे, ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने 2015 में अपने जो कुल 33 जिले थे, उन 33 जिलों के जिला शुभंकर घोषित किए थे। और उन्हीं में हमने पढ़ा है कि ये जो बढ़तीतर है ये किसका है? बीकानेर का। अब देखो, ये जो बीकानेर जिला है ये बीकानेर संभाग का हिस्सा है, और बीकानेर जो संभाग था ये पहले जो जिले थे 33, उस समय भी इस बीकानेर संभाग में 4 जिले थे, और आज भी इसमें जिले 4 हैं। लेकिन इसमें चेंज कहाँ हुआ है? इसमें चेंज ये हुआ है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर पहले होते थे, लेकिन अब इसमें से चूरू को निकाल दिया और चूरू की जगह अनूपगढ़ आ गया है। तो आपको पहले और अब की स्थिति दोनों याद रखनी है। और अब जो ये चूरू निकला है, ये जो चूरू यहां से निकला है, ये चूरू किस संभाग का हिस्सा बन गया? ये बन गया सीकर। नया संभाग बना है सीकर संभाग, उसका ये हिस्सा बना दिया गया है ना। तो इस स्लाइड में आपको यही देखना है कि देखो, बीकानेर संभाग का हिस्सा है बीकानेर जिला, जो कि बीकानेर संभाग था। 4 जिले पहले थे, अब भी इसमें 4 जिले है ना। अब देखो, इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि ये जो बीकानेर जिला है इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है राव बीका, जिन्होंने 1488 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को यानी आखा तीज को बीकानेर शहर की स्थापना की थी। तो आखा तीज को कौन सा शहर स्थापित हुआ था? बीकानेर। अब यहां देखो, ये जो राव बीका थे ये राव जोधा के पुत्र थे, राव जोधा। और ये राव जोधा वही हैं जो मारवाड़ रियासत के शासक थे। मारवाड़ रियासत, और मारवाड़ रियासत में राठौड़ वंश का शासन रहा है। तो राव बीका किस वंश से संबंधित थे? राठौड़ वंश से, है ना। अब अगला जो प्रश्न है ये है कि प्राचीन, इस क्षेत्र का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। क्या नाम था? जांगल प्रदेश। और इस जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुर। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? अहिछत्रपुर, जो कि वर्तमान नागौर जिला जो है वो क्षेत्र कहलाता था अहिछत्रपुर। तो आपको याद रखना है कि ये जो बीकानेर है इसका प्राचीन नाम जांगल प्रदेश था, और इसके अगर उपनाम आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है इसे हम ऊन का घर कहते हैं,
इसे ऊंटों का देश कहते हैं और इसे राती घाटी कहते हैं। ऊन का घर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। यहाँ बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऊन का घर कहते हैं। तो आप आराम से अपनी नोटबुक सामने रखो और बिल्कुल जैसे मैंने आपको देखो बिल्कुल व्यवस्थित ये मैंने आपको स्लाइड बनाकर दी है। इसके पीछे रीजन ये है कि कम समय में आपको मैटर ज्यादा मिल जाए, है ना, क्योंकि मुझे पता है अपने आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादा लंबी क्लास देख ही नहीं पाते, तो जल्दी जल्दी व्यवस्थित और कंप्लीट मैटर आपको मिले, समय का दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए हमने ये स्लाइड पहले से तैयार रखी है। तो आप आराम से इसको नोट करिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। फिर देखो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति। क्या देखेंगे भाई, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे, यानी कि यहाँ का भूगोल कैसा है ना, यहाँ का भूगोल कैसा है। यहाँ ये जो अपना बीकानेर जिला है ये किन किन के साथ सीमा बनाता है, इसकी मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है, कृषि कैसी होती है, सिंचाई कैसे होती है, और यहाँ कौन से उद्योग प्रमुख हैं, ये सारी बातें अपन इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो इसकी स्थिति अगर अपन देखते हैं, यानी कि ये लोकेट कहाँ है, तो आपको पता है कि ये जो दिशा है ये है उत्तर दिशा, ये जो दिशा है ये है दक्षिण, ये जो दिशा है ये है पूर्व, और ये जो दिशा है ये है पश्चिम। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में बीकानेर की स्थिति है, तो आपको बताना है कि सर राजस्थान में जो बीकानेर की स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम में। कहाँ है, उत्तर पश्चिम में, है ना। और अगर मान लो ये स्थिति नहीं पूछकर आपको पूछे कि किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो आपको बताना है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक है शुष्क और एक है अर्ध शुष्क। और शुष्क और अर्ध शुष्क को विभाजित करते हैं हम एक समवर्षा रेखा है जिसको हम कहते हैं 25 सेमी समवर्षा रेखा। और 25 सेमी समवर्षा रेखा के जो पश्चिम का हिस्सा है, यानी कि इसके जो पश्चिम का हिस्सा है उसको हम कहते हैं अर्ध शुष्क। तो हमारा ये जो बीकानेर है ये अर्ध शुष्क की बजाय हम कह सकते हैं, सॉरी भाई, ये अपना आएगा शुष्क प्रदेश में, सॉरी गलती से बोल गया मैं, शुष्क प्रदेश का हिस्सा है, अर्ध शुष्क का नहीं है। तो याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान के तो उत्तर पश्चिम में है, जबकि भौतिक प्रदेश अगर पूछा जाए तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा, उसमें भी अगर पूछा जाए तो आपको बताना है शुष्क प्रदेश का हिस्सा है। फिर अगर बात करते हैं इसकी सीमा, अगर इसकी सीमाओं की अगर अपन बात करें तो ये देखो बेटा दो प्रकार से, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और एक जिलों के साथ। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ जो कि 168 किलोमीटर की बनाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखो मैं आपको बता देता हूं बेटा, यहां से गंगानगर से लेकर और यहाँ बाड़मेर तक, यहां तक ये जो सीमा लगती है ये पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर, जिसमें से 168 किलोमीटर यानी कि न्यूनतम जो सीमा बनाता है, न्यूनतम जो सीमा बना रहा है वो कौन बना रहा है, बीकानेर बना रहा है। तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। दूसरी बात याद क्या रखनी है, एक तो है अनूपगढ़, एक है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, फलोदी और जैसलमेर। टोटल जो है 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं भाई, एक अपना अनूपगढ़ है, एक अपना श्री गंगानगर है, एक अपना हनुमानगढ़ है, एक अपना नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो एक अपना कौन सा है, चूरू, एक अपना कौन सा है, चूरू। चूरू के बाद एक अपना नागौर है, नागौर के बाद एक अपना फलोदी है और एक अपना जैसलमेर है। यानी कि टोटल 7 जिले हैं। इन 7 जिलों के साथ अपना बीकानेर सीमा बनाता है। यहाँ की जलवायु कैसी है, अभी अभी मैंने बताया है, जैसी भौतिक दशाएं होंगी वैसी जलवायु होगी। तो यहाँ शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। अगर कोपेन का वर्गीकरण पूछे तो आपको बताना है BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर अगर अपन बात करते हैं मृदा, तो मृदा भी रेतीली होगी क्योंकि शुष्क दशाएं हैं, तो यहाँ मृदा भी कैसी होगी, रेतीली या बालू मिट्टी। लेकिन यहाँ आपसे एक अच्छा प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसने मिट्टियों का वर्गीकरण किया है और उसमें एक प्रकार की मिट्टी है
जो है जिप्सीफेरस मृदा। कौन सी मृदा है? जिप्सीफेरस। और इस जिप्सीफेरस मृदा के बारे में आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जिप्सीफेरस मृदा का विस्तार राजस्थान के किन जिलों में मिलता है। तो आपको बताना सर, जिप्सीफेरस मृदा जो है, हम जिप्सी में बैठकर कहाँ घूमेंगे? बीकानेर घूमेंगे। तो बस ये याद रखना, जिप्सीफेरस मृदा। फिर अगर बात करते हैं वनस्पति यहाँ कैसी है, तो यहाँ वनस्पति है मरुद्भिद वनस्पति, जिसको अपन बोलते हैं जीरोफाइट। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट वनस्पति। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ की जो वनस्पति है ना, उस वनस्पति के या तो पत्तियां होती नहीं, और अगर हैं तो वो कांटों में बदल जाती है। इसके पीछे का कारण है भौतिक, वहां की दशाएं कैसी है। क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा, क्या बताया कि देखो, ये जो अपना राजस्थान है ना, ये जो अपना राजस्थान जो है, इस राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान की अगर दशाओं की मैं बात करता हूँ, तो इस राजस्थान के मैप से ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में ये जो अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान में हमने देखा है आराम से कि इसका अगर भौतिक विभाजन करते हैं तो हम कहते हैं ये जो है, ये अपनी क्या है? अरावली। क्या है? अरावली है भाई, है ना? ये है अपना अरावली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये अपना है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार ये अपना है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश भौतिक प्रदेशों में पढ़ते हैं बेटा अपन। और ये जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसको अपन कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका हिस्सा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां हम कहते हैं कि इस अरावली के समानांतर, इस अरावली के समानांतर यहां से 50 सेमी 50 सेमी समवर्षा रेखा गुजरती है, और इसमें यहां इसके भाग से यहां से गुजरती है 25 सेमी समवर्षा रेखा। तो ये जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांट देती है। एक भाग को हम कहते हैं अर्ध शुष्क। क्या कहते हैं बेटा? अर्ध शुष्क। और एक भाग को अपन क्या कहते हैं? शुष्क। तो ये जो शुष्क प्रदेश है, ये जो शुष्क है और ये जो अर्ध शुष्क है, इनका विभाजन कौन करता है? 25 सेमी समवर्षा रेखा। कौन करता है? 25 सेमी समवर्षा रेखा। तो ये जो शुष्क प्रदेश है ना, शुष्क प्रदेश, इस शुष्क प्रदेश में आता है अपना बीकानेर। क्या आता है? बीकानेर। तो आपको पता है यहाँ वर्षा होती नहीं है, इसका मतलब यहाँ 25 सेमी वर्षा होती है। इस 25 सेमी वर्षा में पेड़ पौधे कैसे विकसित होंगे? तो यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को वहां की भौगोलिक दशाओं के अनुसार कांटों में परिवर्तित कर लेते हैं, और कांटों में परिवर्तित करते हैं तो उससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है और उन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है। यही कारण है, यही कारण है कि यहाँ मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। और इनमें सबसे प्रमुख जो वनस्पति है वो आपकी कौन सी है? आपको मैं बता दूं, खेजड़ी, रोहिड़ा, कैर और एक नागफनी। नागफनी, ये जो वनस्पतियां हैं यहाँ पाई जाती हैं, है ना? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। यहाँ कृषि जो होती है ना, कृषि, यहाँ की जो कृषि है, उस कृषि के बारे में अगर अपन बात करें तो उस कृषि में देखो, खरीफ की फसल होती है जिसमें बाजरा और ग्वार है। पहले केवल बारानी कृषि होती थी। बारानी, बारानी कृषि समझते हो? जो केवल वर्षा पर निर्भर हो, जो केवल वर्षा पर, यानी कि वर्षा होती थी तब यहाँ कृषि होती थी, जिसमें हम बाजरा और ग्वार बोते थे। अब देखो हुआ क्या कि इंदिरा गांधी नहर के कारण यहाँ सिंचाई होने लग गई, और सिंचाई में मूंगफली और चना सबसे ज्यादा उत्पादित होने लग गया, जिससे जिससे ये जो जिला है, ये मूंगफली उत्पादन में क्या हो गया? अग्रणी। और मूंगफली उत्पादन अधिक होने के कारण एक जगह प्रसिद्ध है लूणकरणसर, जिसे अपन क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट,
जिसे क्या कहते हैं, राजस्थान का राजकोट। इसके अलावा राज्य की जो जैतून रिफाइनरी है ना, जैतून जो पौधा होता है उसकी जो रिफाइनरी है वो कहाँ है, लूणकरणसर में। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जैतून रिफाइनरी कहाँ स्थित है, राज्य की जैतून रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है लूणकरणसर। इसके अलावा इसे राजस्थान का पठानकोट भी कहते हैं, है ना, इस बात का भी ध्यान रखना। फिर देखो सिंचाई अभी अभी मैंने बताया है कैसे हुई, इंदिरा गांधी नहर से। तो यहाँ देखो अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है राजस्थान का, वो सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला है वो कौन सा है, बीकानेर है भाई। कौन सा जिला है, बीकानेर। मान लो ऐसा प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला कौन सा है, बीकानेर। 4 नहरें हैं, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, कर्ण सिंह लिफ्ट नहर है और कंवर सेन लिफ्ट नहर है। ये जो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है ये इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, सबसे छोटी। और खास बात है कि कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है इसको बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। कारण क्या है कि ये जो कंवर सेन है ये आईजीएनपी के जनक है, आईजीएनपी के जनक, क्योंकि इन्हीं के कारण हम मानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर लाई गई थी, है ना। तो जनक कौन है, कंवर सेन। अब देखो इसमें आगे अपन बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं इसमें अगला जो है अपन इसमें देखते हैं प्रमुख झीलें, यानी कि बीकानेर की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। तो पहली झील है लूणकरणसर, लूणकरणसर झील है जो खारे पानी की झील है और खास विशेषता ये है कि यह राजस्थान की सबसे उत्तरतम खारे पानी की झील है, उत्तरतम खारे पानी की झील है। फिर अगर अपन बात करते हैं एक है गजनेर झील, कौन सी झील है, गजनेर झील। और ये जो गजनेर झील जो है ये है, इसकी खास विशेषता ये है कि यह दर्पण के समान प्रतीत होती है। कारण क्या है कि इसका पानी जो है वो इतना शुद्ध है कि आप उसमें देखोगे तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, यानी कि शुद्धता के कारण ये दर्पण जैसी प्रतीत होती है। और एक झील है अपनी कोलायत झील, जिसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल का क्या कहा जाता है, सुंदर उद्यान। कारण क्या है कि हमारे सांख्य दर्शन के प्रणेता थे जिनका नाम था कपिल मुनि। क्या नाम था, कपिल मुनि। और इन कपिल मुनि जो ऋषि हुए इनकी तपोस्थली रही है कौन सी, कोलायत झील, जबकि इनकी जन्म स्थली रही है पुष्कर। और यहाँ मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को जिसमें दीपदान प्रथा प्रचलित है, लेकिन वर्तमान में इस दीपदान प्रथा को बंद कर दिया गया। कारण ये है कि प्रदूषण को रोकने के लिए, है ना। अब खासियत यहाँ एक बात और भी है कि करणी माता जो है ना, करणी माता इन करणी माता के दत्तक पुत्र का यहाँ इस झील में डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो इसकी कारण चारण जो जाति है ना, चारण जाति, वो चारण जाति यहाँ कभी भी दर्शन करने नहीं जाती है इस झील में, है ना। चारण जाति जो है वो कोलाई झील में दर्शन करने नहीं जाती है। अब खास विशेषता ये है कि बिना नदियों वाला जिला है, यहाँ एक भी नदी नहीं है, एक भी नदी नहीं है। पहले तो 2 जिले हुआ करते थे, अब 3 हो गए हैं। एक है बीकानेर, एक है फलोदी और एक है चूरू। पहले बीकानेर और चूरू एकमात्र ऐसे जो 2 जिले थे जिनमें कोई भी नदी नहीं थी, लेकिन अब फलोदी जो है वो भी इनके साथ शामिल हो गया है। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़कर हम देखते हैं कुछ यहाँ खनिज भी मिलते हैं। जैसे राजस्थान में पोटास का सबसे बड़ा जो भंडार है वो बीकानेर में मिला है। फिर अगर बात करते हैं बीकानेर नागौर तेल बेसिन जो है, ये नवीनतम खोजा गया तेल बेसिन है जिसमें पूनम तेल का कुआं है, पूनम तेल का कुआं, है ना। इस बात को भी आप अच्छे से नोट करो। और यहाँ जामसर जो है इसमें जिप्सम की सबसे बड़ी खान है जामसर में।
और पलाना जो है ना, ये लिग्नाइट कोयले की एशिया की सबसे बड़ी खान है। लिग्नाइट कोयला, जो लिग्नाइट किस्म का जो कोयला होता है, उसकी सबसे बड़ी एशिया की खान है। और खारा, खारा बीकानेर जो है, ये सिरेमिक पार्क है, जिसको अपन सेज भी कह सकते हैं। इसको इम्पोर्टेंट कर देना भाई। राज्य का एकमात्र और प्रथम सिरेमिक पार्क जो है वो खारा बीकानेर में है। अब देखो, मरु त्रिकोण में बीकानेर शामिल है। किसमें शामिल है? मरु त्रिकोण में, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। और अब इसमें किसको शामिल कर दिया? बाड़मेर को भी शामिल कर दिया मरु त्रिकोण में। तो इसको याद रखना। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है ना, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो कहाँ है? आपकी बीकानेर में है। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है स्टेट वूलन मिल्स लिमिटेड, जो है वो कहाँ? आपकी बीकानेर। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, सारे के सारे प्रश्न, है ना। तो वही प्रश्न हमने शामिल किए हैं। तो इनको आप ऐसे कैसे नोट्स बनाओ कि स्टेट वूलन मिल्स लिमिटेड कहाँ है? बीकानेर में। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो हम कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला दर्शनीय स्थल जो है अपना कौन सा है? जूनागढ़ का किला, जिसे हम जमीन का जेवर और बीकाजी की टोकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीकाजी की टेकरी, बीकाजी की टेकरी कहते हैं। और इसको लाल किला भी कहते हैं, लाल किला, क्योंकि लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसे लाल किला भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने। किसने करवाया था? राय सिंह ने, है ना। ये वही राय सिंह है जिसे एक उपनाम से भी जाना जाता है। कमेंट में मुझे आप बताइए कि राय सिंह को अपन अन्य किस नाम से जानते हैं। तो ये राय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो जूनागढ़ है, इसमें राज्य की पहली लिफ्ट लगाई गई है। लिफ्ट, लिफ्ट समझते हो ना, लिफ्ट लगाई गई है। अब देखो, 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो कहाँ है? जूनागढ़ के किले में है। और सबसे खास बात है कि हेरम्ब गणपति जो मंदिर है, जो कि शेर पर सवार गणेश जी हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हेरम्ब गणपति जो मंदिर है वो किस जिले में है। तो आपको बताना बीकानेर जिले में और जूनागढ़ के किले के अंदर, है ना। और इस पर क्या है, इसकी खास विशेषता ये है कि यहाँ जो अपने गणेश जी हैं वो शेर पर सवार हैं। वैसे तो किस पर रहते हैं सवार? आप बताओ, किस पर रहते हैं सवार? तो वैसे अपने चूहे पे सवार रहते हैं, लेकिन यहां किस पर सवार हैं? शेर पर सवार। और अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, साल पूछ लिया जाए, तो आपको बताना है मंडोर। और मंडोर कहां पड़ता है? जोधपुर में। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में है, जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो कहाँ है? आपका बीकानेर के जूनागढ़ में। कुछ तथ्य और भी हैं, तो वो देखते हैं कि इस दुर्ग के बारे में एक कथन है। कथन क्या है कि दीवारों के कान तो होते ही हैं, लेकिन लेकिन जूनागढ़ की दीवारें बोलती भी हैं। जूनागढ़ की दीवारें जो हैं वो बोलती भी है। इसका मतलब दीवारों के कान तो होते हैं, लेकिन जूनागढ़ ऐसा किला है जिसकी दीवारें बोलती हैं, है ना। ये याद रखना। इसके प्रवेश द्वार है सूरज पोल और करण पोल। और सूरज पोल पर जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगी हैं, जिन्हें लगवाया था राय सिंह ने। किसने लगवाया था? राय सिंह ने। और आप मुझे कमेंट में ये बताना कि जयमल राठौड़ और फत्ता जो सिसोदिया थे, ये किसके सेनापति थे। और यहाँ लगी है राय सिंह प्रशस्ति सूरज पोल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो है, जो स्वामी केशवानंद जी महाराज हैं, स्वामी केशवानंद, और स्वामी केशवानंद जी जो महाराज हैं, इनको कहते हैं राजस्थान के शिक्षा संत, शिक्षा संत। और इनकी जो स्थली, तपोस्थली रही है, वो रही है संगरिया। क्या रही है? संगरिया। और संगरिया कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो संगरिया हनुमानगढ़ इनकी तपोस्थली रही है।
और सबसे बड़ी खास विशेषता ये है कि ये जो है इनका मूल जो जिला था वो सीकर था और इनका बचपन का नाम था बिरमा। तो इन्हीं के नाम से देखो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि राज्य की पहली कृषि विश्वविद्यालय है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही पूछा जाएगा आपसे कि राज्य की पहली कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में। दूसरा प्रश्न ये है कि राज्य की पहली वेटनरी कॉलेज यानी कि वेटनरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और सेकंड जो है वो है जयपुर में। जयपुर में कहाँ? जोबनेर में। वेटनरी कॉलेज बोल दो, वेटनरी यूनिवर्सिटी, है ना। तो राज्य की पहली वेटनरी यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? ये है बीकानेर में और दूसरी है जोबनेर में। फिर अगर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर इसमें देखते हैं कि ये देखो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। और बीकानेर में कहाँ है? जोहड़बीड़। कहाँ है? जोहड़बीड़। कंफर्म प्रश्न आता है हर एग्जाम में। और ये जो जोहड़बीड़ है ये राज्य की पहली केमल मिल्क डेयरी है, यानी कि ऊंटनी का दूध जो है यहाँ मिलता है। और राष्ट्रीय जो अश्व प्रजनन केंद्र जो है वो भी कहाँ है आपका? जोहड़बीड़ में है। तो यहाँ चेतक जो नस्ल है ना, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े की नस्ल थी चेतक, उसके वंशज तैयार किए जाते हैं, है ना। एक जगह है आपकी बिछवाल। कौन सी है? बिछवाल। और यहाँ केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का मुख्यालय है बिछवाल में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल में है। और खजूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? बीकानेर में है। तो आप आराम से नोट्स बनाइए, इसके हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं, है ना। कुछ स्थल और भी है अपने, जैसे एक स्थल है अपना नोखा। बीकानेर में एक जगह है नोखा, और नोखा में एक जगह का नाम है मुकाम तालवा। मुकाम। और ये जो मुकाम है ये विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कौन सा संप्रदाय है? विश्नोई। ये है देखो बेटा मुकाम का मंदिर, विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और इसके संस्थापक कौन थे आपके? जाम्बोजी। कौन थे? जाम्बोजी। और इन्होंने कुल कितने नियम दिए? 29। और ये पर्यावरण प्रेमी संप्रदाय माना जाता है। फिर अपन बात करते हैं, एक जगह है अपनी कतरियासर बीकानेर में, जो कि जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। किस संप्रदाय की? जसनाथी। और इसके संस्थापक कौन थे? जसनाथ जी। यहाँ एक नृत्य किया जाता है, ये देखो अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। और यहाँ जब ये अग्नि नृत्य करते हैं लोग तो फतेह फतेह से अपना घोष करते हुए और इन अंगारों पर चलते हैं, है ना। जसनाथी सिद्ध कहते हैं इनको। फिर अपन बात करते हैं देशनोक की। किसकी बात करेंगे भाई? देशनोक। और देशनोक में करणी माता का मंदिर है। कौन सी माता है? करणी माता, जिसे अपन क्या कहते हैं? चूहों की देवी। क्या कहते हैं? चूहों की देवी। ये देखो करणी माता का मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये जो मंदिर है ये तो बाद में भव्य मंदिर बनाए हैं, लेकिन करणी माता का मंदिर जो है एक छोटा देवरे के रूप में देवरा है, जिसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेड़ी, है ना। अब सफेद चूहा अगर आपको दिखेगा तो उसको कहते हैं काबा। क्या कहते हैं? काबा। पुजारी को कहते हैं बिठू। क्या कहते हैं? बिठू। और करणी माता के मंदिर को कहते हैं मठ। क्या कहते हैं? मठ। और यहाँ 2 कढ़ाइयां रखी हैं, कढ़ाइयां। और ये जो कढ़ाइयां हैं इनको कहते हैं सावन भादो। क्या कहते हैं? सावन भादो। कढ़ाइयां कहाँ हैं? अपने करणी माता मंदिर में। अब देखो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि सावन भादो महल कहाँ स्थित है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए, है ना। अब देखो सिंहथल। सिंहथल जो है ये जो स्थल है यहाँ राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय अपना कौन सा है? राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और इस राम स्नेह संप्रदाय के सिंहथल जो शाखा है उसके प्रवर्तक कौन है? संत हरि राम दास जी।
ये प्रश्न भाई बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। पिछली बार शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो याद रखना इसको कि राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन है? संत हरिराम दास जी, है ना। इसको आराम से नोट कीजिए आप। फिर अपन आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर अपन देखते हैं। देखो कुछ यहाँ की प्रसिद्ध चीजें हैं, जैसे यहाँ की नमकीन प्रसिद्ध है, यहाँ के पापड़ प्रसिद्ध है, और रसगुल्ला उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है ना। और ये जो नमकीन है इसको जीआई टैग मिल चुका है, जीआई टैग। एक तो आपके नमकीन को, बीकानेरी नमकीन को, और एक उस्ता कला जो है ना, ऊंट पर जो कलाकारी दिखाते हैं, इन दोनों को जीआई टैग मिल चुका है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि उस्ता कला और नमकीन कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। मटके, मटके और सुरैया जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की है? जामसर की। ऊनी दरिया और गलीचे जो हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर के। सुनहरी जो पोट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। एक प्रश्न आता है भाई इस पोट्री से, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री है, कागजी पोट्री है, और सुनहरी पोट्री है। फिर एक स्थल है सौथी, एक है पुंगल, एक है डाडा थोरा। ये जो स्थल है ये प्राचीन सभ्यता के स्थल है, प्राचीन सभ्यता के स्थल है। संबंध किससे है? बीकानेर से। और एक नाल, नाल है बेटा, नाल एयरपोर्ट है जो बीकानेर में है, और एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है। पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा भूमिगत एयरपोर्ट जो है वो कौन सा है? नाल है ना। फिर देखो आगे कुछ अपन देखते हैं इसमें। ये देखो भाई, है ना, मजा आ गया। देखो बड़ी मेहनत से बनाया है। अब देखो इसमें देखो क्या नाम लिख रखे हैं, देखो कितना शानदार। देखो मोर बना रखा है, ये देखो गाय है, ये इसका बछिया है, देखो ये मोर है, ये महिला है। देखो आप कलाकारी देखो उसके ऊपर, देखो आजकल तो लड़के बनवाते हैं ऐसा, है ना। तो ये देखो है उस्ता कला। कौन सी कला है? उस्ता कला। ऊंट की खाल पर मीनाकारी, और इसका प्रमुख कलाकार है हिजामुद्दीन उस्ता। कहा कौन है? हिजामुद्दीन उस्ता। एक देखो ये आपकी कसीदाकारी है, कसीदाकारी कला, और एक है मेथेरण कला। तो आपसे पूछा जाए कि मेथेरण कला है, उस्ता कला है, और कसीदाकारी ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, है ना। कहाँ की है? बीकानेर। फिर अपन बात करें, ये देखो, अरे वाह, ये देखो ऊंट को कितना शानदार तरीके से नचा रहे हैं, है ना। तो ये देखो ऊंट, ये ऊंट महोत्सव जो है ये कहाँ का है? बीकानेर का। ये देखो कितना शानदार तरीके से नचा रहा है ऊंट को, और ये देखो कितना शानदार इसको सजावट कर रखी है। ऐसा तो दुल्हन को भी नहीं सजाते भाई, है ना। ये ऊंट को सजा रखा है। और सबसे बड़ी बात है, देखो अपना राष्ट्र ध्वज जो है, तिरंगा सबसे ऊपर है। तो ये वीरों की धरती है। राजस्थान जो है ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भूमि है। यहाँ जो जन्म लेते हैं वो राष्ट्रभक्त होते हैं, है ना। तो देखो सबसे ऊपर हमारा तिरंगा है ना। तो देखो ऊंट महोत्सव कहाँ का है? बीकानेर का। कब मनाया जाता है? जनवरी माह में। और 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। तो छोटा सा ये भी डाल लो अपने नोट में कि 30 जून 2014 को उनको राज्य पशु का दर्जा दिया गया। फिर अपना आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। देखो ये देखो भाई, है ना, देखो क्या शानदार लग रहा है ना। हवेली देखो आप एक बार। तो यहाँ की प्रमुख हवेलियों की, यहाँ का एक कथन प्रचलित है कि यहाँ की हवेलियां यूरोप का आभास करवाती हैं। कहाँ की हवेलियों के लिए कहा जाता है कि वहां की हवेलियां यूरोप का आभास करवाती हैं? कहाँ की करवाती हैं? आपकी बीकानेर की। कौन कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? एक तो रामपुरिया, दूसरी है बच्छावतों की हवेली, तीसरी है सोमानी की हवेली, और चौथी है डागा की हवेली। कौन सी हवेली है? रामपुरिया की हवेली, बच्छावतों की हवेली, सोमानी की हवेली, और डागा की हवेली। तो इनका याद रखना, रामपुरिया, बच्छावतों, सोमानी और डागा, इन चारों हवेलियों को याद रखना भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अपन देखते हैं
देखो ये है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, कहाँ है? बीकानेर में। तो आपसे सीधा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ है? बीकानेर में है। कब स्थापना हुई? 1983 में। और इसकी एक पत्रिका है जिसका नाम है जागती ज्योत। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि जागती ज्योत पत्रिका का संबंध किससे है? तो आपको बताना है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। और है कहाँ? बीकानेर में। कहाँ है भाई? बीकानेर में, है ना। एक देखो यहाँ ये भेड़ दिखाई दे रही है ना, भेड़, ये भेड़ है जिसको हम कहते हैं पुंगल नस्ल की भेड़ जो है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध, है ना। फिर अपन देखते हैं, ये देखो ये आ गया अपना लालगढ़ पैलेस। ये देखो कितना शानदार लग रहा है ना, लालगढ़ पैलेस। कभी सोचा है क्या कि उस समय में, उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और फिर भी देखो कितना शानदार शानदार हमने दर्शनीय स्थल बना दिए भाई। और आज भी ये वैसे के वैसे ही अडिग है ना। अगर आज के अपने इंजीनियर होते ना तो शायद ये कब के ध्वस्त हो जाते, है ना, कब के ध्वस्त हो जाते। देखो कितना शानदार है। अब देखो इसका निर्माण कौन करवाता है? महाराजा गंगा सिंह करवाता है अपने पिता की याद में। और कब करवाता? 1902 में। और इसकी जो वास्तुकला है, इसका जो आउटलाइन बनाई थी वो किसने बनाई थी? स्टीवन जेकब ने। किसने बनाई थी? स्टीवन जेकब ने। एक यहाँ है शार्दुल संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय है? शार्दुल संग्रहालय। और एक यहाँ है अनूप संस्कृति संग्रहालय। कौन सा है? अनूप संस्कृति संग्रहालय, जहां एक जर्मन चित्रकार है A.H. मूलर। क्या नाम है भाई? एक चित्रकार है, जैसे मैं एक चित्रकार हूं ऐसे एक चित्रकार है जिसका नाम है A.H. मूलर। और इस मूलर का चित्रकार किसने बना दिया? अनूप ने। किसने बनाया? अनूप ने। तो ऐसे याद रखना, A.H. मूलर का चित्र किसने बनाया? अनूप ने। तो अनूप संस्कृति संग्रहालय में किसका चित्र रखा हुआ है? किसका? A.H. मूलर का। फिर अपना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ देखो भांडासा जैन मंदिर है। भांडासा जैन मंदिर है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भांडासा जैन मंदिर। भांडासा जैन मंदिर विशेषता ये है कि इसे कहते हैं घी से बना मंदिर। अपना देसी घी नहीं होता क्या, उससे बना मंदिर। क्योंकि इसकी नींव में पानी की जगह घी का उपयोग किया गया था। पानी की जगह घी का उपयोग, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पानी तो वैसे ही देखने को नहीं मिलता कहीं, तो हमने क्या उपयोग कर दिया? घी का उपयोग। किसको समर्पित है? तो ये पांचवें जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर का नाम था सुमित नाथ जी, इनको समर्पित है। और इस मंदिर को कहते हैं त्रिलोक दीपक प्रसाद। क्या कहते हैं? त्रिलोक दीपक प्रसाद। और इसका उपनाम क्या है? घी वाला मंदिर। क्या कहते हैं? घी वाला मंदिर। फिर अपन बात करते हैं, ये है आपका गजनेर पैलेस है। ये कौन सा पैलेस है? गजनेर पैलेस है, जिसका निर्माण महाराजा गज सिंह ने करवाया था। और ये जो झील दिखाई दे रही है, ये झील है गजनेर झील, जो कि दर्पण के समान प्रतीत होती है, दर्पण के समान, है ना। और ये जो हमारा राजघराना था उनका निवास स्थल रहा। और इस महाराजा गज सिंह की एक उपाधि है भाई, बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है। वो उपाधि आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर इनकी उपाधि ये वाली है। एक देखो, जब आप म्यूजियम सर्किल पे जाते हो तो वहां आपको दिखाई देता है गंगा संग्रहालय, जो कि एक राजकीय संग्रहालय है। कैसा संग्रहालय है? राजकीय, गवर्नमेंट संग्रहालय है ना। फिर अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जिसकी स्थापना कब होती है? 1955 में। ये देखो निदेशालय राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, है ना। और सबसे बड़ी खास बात क्या है इसकी? ये देखो कितनी शानदार शानदार व्यवस्था से अभिलेख बना रखे, सब कुछ इसमें राज्य की डिटेल है। और सबसे बड़ी बात है कि अब इसको ऑनलाइन कर दिया है। क्या कर दिया है? ऑनलाइन। और साथ में इसको 3D में उपलब्ध करवा दिया है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो भी आपको ये सारी जानकारी इसमें उपलब्ध हो जाती है। फिर अपना आगे बात करते हैं और हम कहते हैं कि करणी माता का जो पनोरमा है ना, करणी माता का पनोरमा, वो कहाँ है? पनोरमा बीकानेर में। तो आपसे पूछा जाए
कि करणी माता का पनोरमा कहाँ स्थित है, बीकानेर। और ये जो आपको दिखाई दे रही है इनको अपन कहते हैं देवी कुंड, देवी कुंड की छतरियां। देवी कुंड की जो छतरियां हैं वो कहाँ हैं, आपकी बीकानेर में है। देवी कुंड की छतरियां बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, बीकानेर में। और खास बात क्या है कि यह बीकानेर राजघराने का, बीकानेर राजघराने का शाही शमशान घाट है, शमशान घाट है। बीकानेर राजघराने का शाही शमशान घाट कौन सी है, देवी कुंड की छतरियां। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देवी कुंड की छतरियां किस जिले में स्थित है, बीकानेर में। ये देखो कितनी शानदार छतरियां, ये देखो कितना शानदार दृश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ फैक्ट है बेटा जी। ये फैक्ट अपन देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या हमसे पूछ सकते हैं, है ना, कई बार पूछ लेते हैं। तो बीकानेर जो प्रजा मंडल है इसकी स्थापना 1936 में होती है और कौन करता है, मेघाराम वैद्य करता है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो बीकानेर प्रजा परिषद है इसकी स्थापना 1942 में होती है, कौन करता है, रघुवीर गोयल। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना की जाती है जून 2003 में। जून 2003 में बीकानेर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है। और यहाँ प्रमुख व्यक्तित्व की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है एक, जिसको अपन कहते हैं अल्लाह जिलाई बाई, और इन्हीं को अपन कहते हैं मरु कोकिला। क्या कहते हैं भाई, मरु कोकिला। और ये जो अल्लाह जिलाई बाई है इनका संबंध बीकानेर जिले से रहा है और इन्होंने एक गीत गाया था, केसरिया बालम पधारो महाराज देश। और ये जो गीत है इस गीत को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, अल्लाह जिलाई बाई ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्लाह जिलाई बाई जो है ये एक मांड गायिका है और इनका संबंध किस जिले से है, तो आपको बताना है बीकानेर से। इन्हें मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1982 ईस्वी में इन्हें पद्म श्री से नवाजा गया था। 1982 ईस्वी में इन्हें पद्म श्री से नवाजा गया है ना। फिर देखो अगला जो व्यक्तित्व है वो है कंवर सेन। कौन है, कंवर सेन। मैंने पहले भी बताया था IGNP का इन्हें जनक कहा जाता है। और सबसे खास बात है कि सन 1956 1956 ईस्वी में राजस्थान में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है, आपका कंवर सेन। तो राजस्थान में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति था कंवर सेन। इसको भी बहुत अच्छे से आप नोट करना। अगला देखते हैं अपन व्यक्तित्व है जो कि बहुत बड़ा नाम है भाई, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। इसमें देखते हैं अपन पृथ्वीराज राठौड़। कंफ्यूज मत होना, पृथ्वीराज चौहान मत कर देना। पृथ्वीराज राठौड़ हैं जो कि अकबर के दरबारी कवि थे और राव कल्याणमल के भाई थे। राव कल्याणमल के भाई थे। और इनके जो उपनाम है एक तो है पीथल और दूसरा है डिंगल का हैरास। इंपॉर्टेंट नाम है भाई, कई बार पूछा गया है एग्जाम में डिंगल का हैरोस। और किसने कहा था, डॉक्टर तेसी तोरिनी ने डिंगल का हैरोस कहा था। डिंगल और पिंगल जो भाषाएं होती हैं इनमें हमने राजस्थानी साहित्यों की रचना हुई है और उन्हीं में से डिंगल जो है उस भाषा में इन्होंने अपनी साहित्यिक कृतियों की रचना की थी, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, डिंगल का हैरोस कहते हैं। और देखो इनकी कुछ रचनाएं हैं, वेली किशन रुक्मण रिख्यात। और ये जो वेली किशन रुक्मण रिख्यात है इसकी रचना करते हैं ये गागरोन के दुर्ग में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, है ना। तो गागरोन के दुर्ग में करते हैं। और इसमें दो पात्र हैं दो, एक का नाम है पाथल और दूसरे का नाम है पीथल। पाथल के नाम से किसको ये संबोधित करते हैं, महाराणा प्रताप को, और पीथल के नाम से स्वयं को।
बहुत बहुत अच्छा ग्रंथ है ये। तो पाथल और पीथल के नाम से प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़। अब एक कवि हुए थे दुर्सा आहड़ा। कौन थे? दुर्सा आहड़ा। इन दुर्सा आहड़ा कवि ने इस ग्रंथ को यानी कि वेली किशन रुक्मण ग्रंथ को पांचवा तो कहा था वेद, पांचवा तो कहा था वेद। चार अपने वेद है, कौन कौन से? ऋग्वेद है अपना, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। इसके अलावा पांचवा वेद कौन सा बताया? वेली किशन रुक्मण ख्यात। और 19वां पुराण कहा है। ये प्रश्न बहुत शानदार पूछा गया था एग्जाम में पीछे शिक्षक भर्तियों में कि दुर्सा हाड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा। या ये पूछ लेंगे कि वेली किशन रुक्मण ख्यात को किसने पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न इस स्लाइड से आपका बहुत संभावनाएं हैं पूछने की। अगली जो इनकी रचना है वो है गंगा लहरी, और अगली जो रचना है वो है गंगा जी का दूहा। गंगा लहरी और गंगा जी का दूहा। इसी के साथ अपना जो ये स्लाइड है बीकानेर से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपको कंप्लीट बता दी। एक बार फिर 2 मिनट में अपन रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो अपना बीकानेर है, इसमें बीकानेर जो है राजस्थान में किस जगह पे है। फिर अपन बात करते हैं और हम कहते हैं कि बीकानेर का परिवहन कोड RJ07 है, संभाग बीकानेर है, जिला शुभंकर भट्टीतर है। फिर हम कुछ बात करते हैं और हम कहते हैं इसे ऊन का घर कहते हैं, ऊंटों का देश कहते हैं, राती घाटी कहते हैं, प्राचीन काल में इसे जांगल प्रदेश कहते थे, और इसका संस्थापक कौन है? राव बीका। फिर अपन बात करते हैं और हम ये कहते हैं इनकी स्थिति कैसी है? सीमा, जलवायु, मृदा और वनस्पति। फिर अपन बात करते हैं और फिर बात करते हैं कि यहाँ की जलवायु जो है वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से कम, है ना? कितनी वर्षा होती है यहाँ? 25 सेंटीमीटर से कम। कृषि खरीफ की फसल होती है और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई होती है। इसके बाद हमने बात की और हमने कहा प्रमुख झीलें हैं लूणकरणसर, गजनेर, कोलायत। और ये जो कोलाई झील है ये कपिल मुनि की तपोस्थली रही है ना? फिर यहाँ कोई नदी नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो पोटास के भंडार मिले हैं, बीकानेर नागौर तेल बेसिन है, जामसर, पलाना, खारा, मरु त्रिकोण, और सबसे बड़ी ऊन मंडी स्टेट वुलन मिल्स लिमिटेड जो है वो कहाँ है? बीकानेर में। फिर अपन बात करते हैं जूनागढ़ का किला है जिसे जमीन का जेवर और बीका जी की टेकरी कहते हैं। और दीवारें जो हैं दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहाँ की दीवारें तो बोलती हैं। जूनागढ़ के बारे में कहा गया है राज्य की पहली लिफ्ट है, और हेरम गणपति यानी शेर पर सवार गणेश जी की प्रतिमा जो है वो कहाँ है? बीकानेर में। फिर अपन बात करते हैं और हम कहते हैं कि ये मैंने जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया की मूर्तियां आपको कंप्लीट बताई दी, राय सिंह ने लगवाई थी सूरज पोल पे। ये पिछली रीट में आया था भाई, सूरज पोल वाला प्रश्न। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जो है राज्य की पहली कृषि विश्वविद्यालय है, और राज्य की पहली वेटनरी यूनिवर्सिटी जो है वो भी बीकानेर में है। फिर अपन बात करते हैं और हम कहते हैं कि राष्ट्रीय अश्व प्रजनन केंद्र है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है, और राज्य की पहली मिल्क डेयरी जो है वो जोहड़बेड़ में है। बिछवाल में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, और खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। फिर अपन बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई ये देखो आपका मुकाम तालवा जो है ये नोखा बीकानेर में है, जो कि विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। पत्रिया सर जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जहां जहां अग्नि नृत्य होता है फायरे फायरे घोष के साथ। फिर हमने कहा एक स्थल है अपना देशनोक। कौन सा स्थल है? देशनोक। और देशनोक में हमने कहा करणी माता का मंदिर है, जिन्हें चूहों का मंदिर कहते हैं। सफेद चूहों को काबा और पुजारी को बीठू, और यहाँ के मंदिर को मठ कहते हैं। और सावन भादो कढ़ाइयाँ यहाँ रखी है। एक स्थल है सिंहथल। सिंहथल जो है राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, और इसके प्रवर्तक थे संत हरि रामदास जी। फिर हम बात करते हैं देशनोक के बाद और हम कहते हैं कि रसगुल्ला, नमकीन और पापड़ उद्योग प्रसिद्ध है। मटके और सुरैया प्रसिद्ध है। ऊन की दरिया गलीचे प्रसिद्ध है। सुनहरी पोटरी प्रसिद्ध है। सौंथी पुंगल डाडाथोरा प्रसिद्ध है। नाल एयरपोर्ट है। फिर हम बात करते हैं उस्ता कला है,
ये उस्ता कला है, ये कसीदाकारी है। और फिर हम बात करते हैं कि ये आपका ऊंट महोत्सव है, देखो कितना शानदार लग रहा है। फिर हम बात करते हैं ऊंट के बाद यहाँ की हवेलियां हैं, ये रामपुरिया हवेली है। फिर हम बात करते हैं ये भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी है, ये पुंगल भेड़ है। फिर हम शार्दुल संग्रहालय की बात करते हैं, ये भांडासा जैन मंदिर है। फिर हम बात करते हैं गंगा संग्रहालय की, गजनेर पैलेस की बात करते हैं। और फिर हम बात करते हैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करते हैं। और फिर हम बात करते हैं देवी कुंड की छत्रियां और करणी माता का पनोरमा। और फिर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनमें हम कहते हैं बीकानेर संग्रहालय है, बीकानेर प्रजा परिषद है, बीकानेर विश्वविद्यालय है, अल्लाह जिलाई बाई कंवर सेन और पृथ्वीराज राठौर। और कौन है? पृथ्वीराज राठौर। तो आराम से अपने इस जिले को कंप्लीट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दबा के इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भाई कंजूसी मत कीजिएगा, अपने दोस्तों से खूब दबा के इसको शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी आपके लिए आगे कंप्लीट 50 जिले कर सकें, है ना। अगर आपका सहयोग होगा तो हम कंप्लीट राजस्थान के 50 जिले को इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से व्यवस्थित तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूं, जिससे आने वाली आगामी जो भी राजस्थान स्टेट की जो भी एग्जाम होंगे उनमें एक भी पर्सन अपना गलत नहीं होने वाला है। मजा तो तभी आएगा जब हमारा सरकारी जो नौकरी है उसमें चयन हो और हम गांव में आराम से अपने माता पिता का सर गर्व से ऊपर करें, है ना। क्यों? क्योंकि देखो अब है ना, हमारे देश की बेटी है मनु भाकर, उन्होंने अपने ओलंपिक में मेडल जीता है भाई, है ना, 2-2 मेडल जीते हैं। तो देखो बेटा, करने वाला कुछ भी कर सकता है। करने वाला, जिसके दिल में आग लगी है ना कि मुझे कुछ करना है, वो कुछ भी कर सकता है। सफलता जो है ना वो 1 मिनट में नहीं मिलती, लेकिन अगर 1-1 मिनट हम प्रयास करते हैं तो एक दिन जरूर मिल जाएगी, है ना। और वो प्रयास जो है ना वो हमारे लिए मील का पत्थर होते हैं। एक दिन में हमें सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मान लो डेली अपन एक जिला तैयार करेंगे तो 50 दिन में हमारे 50 जिले याद हो गए। 50 जिले याद हो गए, इसका मतलब ये है कि आपने राजस्थान की आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी कंप्लीट हिस्ट्री के साथ आपने तैयार कर ली। और यहाँ से जिले याद करना मतलब है कि आप कभी भी कोई प्रश्न गलत नहीं करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज की सेशन जो है इसको अपन यही विराम देते हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन में अगला जिला है वो अपन लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए और जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।